नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका जोरदार अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान की टेस्ट सीरीज और इसी टेस्ट सीरीज के जरिए आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन और जो आपके लिए +2 जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो रामबाण सिद्ध ये मॉडल टेस्ट है, रामबाण, और ये मॉडल टेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। और इस 1 नंबर मॉडल टेस्ट की तरफ से अपना लगभग सीईटी का जो एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगा। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहिए आज। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। और इससे पहले आपने अगर संस्कार अपने स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, मुख्य सचिव राज्य सरकार का होता है और इसका जवाब क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन राजनीतिक प्रमुख, बी नंबर ऑप्शन प्रशासनिक प्रमुख, सी नंबर संवैधानिक प्रमुख और डी नंबर ऑप्शन सर्वोच्च कानूनी सलाहकार। इसका जवाब आपने इसमें कमेंट बॉक्स के अंदर आपने देना है। जो इसका जो आंसर आपको बता देता हूं मैं, कौन सा? राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है। अगर इसका जवाब आपको देना पड़े तो क्या रहेगा? राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल गवर्नर होता है। इसके बाद में मैं बात करूं सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? सर्वोच्च कानूनी जो सलाहकार है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। अगर बात करें यहाँ पर सचिव की, अगर यहाँ पर मैं सचिव की बात करूँ तो राज्य सरकार का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो इसका सही में जवाब कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न देखो, करंट जीके का प्रश्न भी मैंने बहुत सारे यहाँ करंट जीके के प्रश्न भी लिए हैं और इसके अलावा राजस्थान जीके के अलावा यहाँ पर मैंने साइंस के प्रश्न भी, इसके अलावा ये हिंदी के प्रश्न भी। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा, इसका फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए। करंट जीके के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो या फिर अपना राष्ट्रीय स्तर का हो। तो मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत राज्य में चुने गए जिलों में कम से कम कितने अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किया गया है? तो इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। 75, 100, सी नंबर ऑप्शन 51, डी नंबर ऑप्शन 21। इसका क्या जवाब सही रहेगा? आपके क्या आंसर हो सकता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिशन अमृत सरोवर की, मिशन अमृत सरोवर है जो प्रत्येक जिले में कम से कम कितने तालाब या 75 तालाब होने चाहिए। इसका जो लक्ष्य रखा गया है, मैं बता देता हूँ, 2475 राज्य का लक्ष्य कितना है? 2475 का है अमृत सरोवर बनाने का। तो यहाँ पर जो इसके जो कितने तालाब का निर्माण कम से कम यहाँ पर उद्देश्य है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए 75 का। तो कितना हो जाएगा? राज्य का लक्ष्य टोटल था कितना है? 2475, परंतु जो मिशन अमृत सरोवर के तहत कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो एक बात और मैं तकड़ी बात बता देता हूँ। तो अमृत सरोवर के लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 एकड़ मतलब 0.4 हेक्टेयर का तालाब क्षेत्र होगा। कितना क्षेत्र होगा? 0.4 हेक्टेयर का। यहाँ पर जो मिशन अमृत सरोवर के तहत ये जो चुने गए हैं तालाबों की जो संख्या हो जाएगी। तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, राज्य बजट, क्योंकि बजट से भी अपने प्रश्न रहे थे ग्रेजुएशन लेवल के, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न भी इसके तहत ये रहेगा। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान के साथ प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का आकार कितना है? तो इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। 15,24,030 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन है 7,84,655 करोड़ रुपए, 13,65,849 करोड़ रुपए, 8,42,621 करोड़ रुपए। अगर मैं बजट कीमत की बात करूं, वृद्धि की बात करूं, देखो सकल घरेलू उत्पाद GDPC का बात की है, यहाँ पर GDPC की बात की है। तो यहाँ पर
प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर की बात पूछ रहा है ये आकार। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर की भी तो बात पूछे, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ये 15,24,030 करोड़ रुपए का जो प्रचलित कीमतों पर इसका वृद्धि दर है, कीमतों पर कितनी रही है। तो ये वृद्धि दर का पूछे, मान लो बाई चांस वृद्धि दर का वृद्धि दर का पूछे तो कितना याद रखना है, 11.58 की तरफ से क्या रही है, वृद्धि दर रही है। कई बार वृद्धि दर का भी क्वेश्चन पूछ ले तो 11.58%। अगर पूछ ले जीडीपी का आकार कितना है तो 15,24,030 करोड़ रुपए, ये 2024 के और 25 के बजट के अनुसार है। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर कितना है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 13,65,849, ये तो हमारी 22-23 की है। ये तो कितनी है, 22-23 के बजट के अनुसार जीडीपीसी का सकल घरेलू जो उत्पाद है राज्य का, वो तो 22-23 का लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ऑप्शन रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का पूछे तो यहाँ पर कितना आकार है जीडीपीसी का, 13,65,800, और वृद्धि कितनी हो गई है इससे 11.58 की वृद्धि हो गई है। अगर पूछे ना स्थिर कीमत पर, अगर पूछे आपको स्थिर कीमत पर अब 2023-24 में कितना है, 2023-24 में कितना है, 24-25 में कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 24-25 में कितना, 8,42,000। इसका जो आंसर क्या रहेगा, इसका स्थिर कीमत पर, ये जो अनुमान दे रखा है ये स्थिर कीमत पर दे रखा है। अगर प्रचलित पूछे तो ध्यान रखिएगा ये 15 लाख, अगर स्थिर पूछे तो स्थिर थोड़ा होगा, तो इसलिए 8,42,621 करोड़ रुपए होगा। तो आपको जरा ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं तो यहाँ पर 7,84,655 रुपये था। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये स्थिर कीमतों पर था, यहाँ पर स्थिर कीमतों पर, ये तो दोनों आंकड़े स्थिर कीमत के हैं और ये दोनों आंकड़े अपने प्रचलित के हैं। तो ज़रा ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर वृद्धि पूछे तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि पूछे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7.39 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका जवाब फटाफट मुझे बता दीजिए। विनियामक आयोग की स्थापना हुई, देखो पहले तो मैं कार्य की बात कर लेता हूँ। इसका कार्य क्या होता है, RERC का कार्य क्या है, विद्युत विनियामक बोर्ड का कार्य क्या है, विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, कंपनी को लाइसेंस देना, इसका काम तो ये रह जाएगा। परंतु इसकी स्थापना हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 जनवरी। आप पूछे ना कब हुई है, 2 जनवरी 2000 को हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी रह जाएगा। इसका जो सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है, फटाफट बिल्कुल शानदार जवाब इसका देना है आपने। कौन सा नवीनीकरण स्रोत नहीं है, मैं इसका ऑप्शन लगा देता हूँ आपके सामने। जो सही जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन देखो, यहाँ पर बी ऑप्शन आना था, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी ऑप्शन आना था और यहाँ पर ई ऑप्शन आना था। तो इसका जवाब फटाफट मुझे बताइए भी क्या रहेगा। तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करता क्या, कौन सा, पवन ऊर्जा तो क्या है, नवीनीकरण स्रोत नहीं है, ये तो ऊर्जा का स्रोत है बिल्कुल। नवीनीकरण और जो नवीनीकरण क्या होता है, जिसको पुनः नवीनीकरण कर लिया जाए, पुनः उसे यूजफुल कर लिया जाए, तो वह ख़त्म नहीं होती है वो चीज़। जो ख़त्म न होने वाली हो, नवीनीकरण कर लिया जाए, जिसका पुनः उपयोग में जो नहीं लाया जाता है वो तो क्या होता है, अनवीनीकरण होता है। सौर ऊर्जा भी नवीनीकरण है, पुनः उपयोग में होता है। पवन ऊर्जा भी पुनः उपयोग हो सकता है। इसके बाद में जो डी नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है जो बायोगैस का क्या होता है, क्या बायोगैस, इसमें से बायोगैस कौन सा हो जाएगा, ये तो अनवीनीकरण वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनवीनीकरण। तो आपको बड़ा ही पर्यावरण से संबंधित है नवीनीकरण आंसर। यहाँ तो डी नंबर ऑप्शन रहने वाला है। इसका नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कोयला, देखो बायोगैस का, सॉरी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पर कोयला आंसर आएगा। अनविनीकरण बायोगैस का तो है नवीनीकरण, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कोयला हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बायोगैस का भी नवीनीकरण, क्योंकि हम पुनः उत्पादित इसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है इसका जो सही में रहेगा कोयला। कोयला जो जैसे तापीय ऊर्जा है, जैसे ये क्या हो जाता है अनविनीकरण में कौन कौन सा आएगा? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा अगर पूछे आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, और इसके बाद में पूछे कोयला, कोयला, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? अनविनीकरण में आएगी। और बायोगैस तो ध्यान में रखना, बायोगैस पूछ ले, बायोमास पूछ ले, या फिर भूतापीय ऊर्जा पूछ ले, तो भूतापीय ये सारी की सारी, अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा पेन का कलर जो चेंज कर लेता हूँ, अगर भूतापीय पूछ ले, भूतापीय, तो ये सारे के सारे भूतापीय, बायोगैस, बायोगैस, बायोमास, बायोमास, बायो शब्द जुड़ते ही तो ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक नवीनीकरण किया जा सकता है। भूतापीय भी हो जाएगा, पवन ऊर्जा तो आपने कर ही लिया, सौर ऊर्जा भी कर लिया। तो इसी प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ई रहेगा, ई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? कोयला रहेगा। तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में कुल कितने स्तर सामने आए हैं? 1, 5, 3, 7। तो फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए भी। अगर मैं बात करूं, जब कालीबंगा की बात होती है तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? खोज की है भी यहाँ पर। अगर मैं खोज की बात करूं, ये तो अमलानंद ने की है, अमलानंद। कोई अमल खा के आया तो उसकी बीबी लाल हो गई, अमलानंद लाल हो गई। और लाल कैसे हो गई? गुस्से से लाल हो गई। तो यहाँ पर बीबी लाल, उसकी बीबी क्या हो गई? बीबी लाल। तो याद रखिएगा बीबी लाल। और क्या रखा यहाँ पर? थप्पड़। तो यहाँ पर याद रखें बी के थप्पड़, थप्पड़। तो यहाँ पर बी के थप्पड़, तो यहाँ पर बी के थप्पड़, बी के थप्पड़ याद रखिएगा। तो बीबी लाल, बी के थप्पड़। तो खरे, तो यहाँ पर MD खरे, तो यहाँ पर खरे शब्द, खड़ी थी यहाँ पर द्वार पर, तो MB खरे, खरे याद रखिएगा, खरे, खरे भी इसके साथ में थे। तो याद बीबी लाल, बी के थप्पड़ ने क्या किया है? उत्खनन किया है। क्या किया है? उत्खनन किया है। तो याद रखिएगा उत्खनन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके स्तरों की, तो यहाँ पर स्तर की बात आती है तो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तो इसमें दो यहाँ पर मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जो 2 स्तर है, एक थे 2, एक थे 3, ये तो 2 स्तर हैं, वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता से प्राचीन है। अगर मैं 3 की बात करूँ, जो बाद वाले हैं, ये तो है प्रथम, ये तो कौन से हैं? प्रथम 2 स्तर। अगर मैं द्वितीय की बात करूँ, अगर मैं द्वितीय की बात करूं, ये जो द्वितीय स्तर थे, इनको कितने भागों में बांटा गया? तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है जो ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। समकालीन से प्राचीन पूछे तो, पूर्व पूछे तो प्रथम, तो यहाँ पर समकालीन, तीसरा, चौथा और 5वां समकालीन, इसकी समय के हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी 5 लगाया बिल्कुल सही किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने, प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने सर्वप्रथम जेवराह उपाधि धारण की थी। इसका आंसर फटाफट मुझे बताएंगे, किसने जेवराह की उपाधि धारण की है? एक बार नागभट्ट प्रथम ने, बाउक ने, वत्सराज ने, यशोवर्धन ने। इसका जवाब मुझे बताइए भी। हाँ जी, वत्सराज ने तो, एक मैं बात बता देता हूँ, वत्सराज ने तो रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। रणहस्तिन। जब बात आई रणहस्तिन की तो कौन सा है? वत्सराज आएगा। अगर बात करें यहाँ पर वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण करने वाला। और जो वत्सराज है, वत्सराज को एक ध्यान रखिएगा, प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कहा जाता है। वत्सराज को प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक आपको 360 डिग्री का एनालिसिस मिलेगा। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक किसको कहा जाता है? वत्सराज को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, जिसने गौड़ व बंगाल के शासकों को परास्त किया था। और रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी,
तो याद रखिए युद्ध का हाथी वत्सराज को कहा जाता है। परंतु इसमें जो प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने सर्वप्रथम जेवरा की उपाधि ग्रहण करना वो भी वत्सराज है। इसका जो आंसर रहेगा वो भी कौन है? वत्सराज, जेवरा। तो अगर आपसे जेवरा की बात पूछे, जेवरा की उपाधि धारण करने वाला कौन है? वो भी वत्सराज है। तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन है रहेगा आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा, ज्ञानक भट्ट ने किस चौहान शासक को कवि बंधव की उपाधि प्रदान की है? तो फटाफट आप बताइए भी। अगर मेरा भाई कोई चैनल पे नया है तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो ज्ञानक भट्ट ने किस चौहान शासक को कवि बंधव की उपाधि से पुकारा है? तो ज्ञानक भट्ट ने एक काव्य संग्रह, मैं कह सकता हूँ साहित्यिक ग्रंथ लिखा है। वो लिखा है कौन सा? विग्रह राज। यहाँ पर बात करूँ विग्रह राज की। विग्रह राज, जब विग्रह राज की बात होती है तो यहाँ पर एक इनका ग्रंथ माना जाता है विग्रह राज। और वो विग्रह राज किसका है? ज्ञानक भट्ट का है। किसका है? ये भी साहित्यिक ग्रंथ पूछा जाता है। किसका है विग्रह राज? ज्ञानक भट्ट का। और इसे किस नाम से पुकारा भी? कवि, इस पुस्तक में किस नाम से पुकारा? कवि बंधव के नाम से पुकारा। कवि बंधव के नाम से पुकारा। और कई जगह इसे कवि बंधु भी कहा जाता है। कवि बंधु भी कहा जाता है। तो उपाधि धारण की। परंतु मैं आपको एक तकड़ी बात बता देता हूँ, ये विग्रह राज चौहान के शासनकाल में था। तो विग्रह राज चौहान तो संस्कृत भाषा के हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की रचना कौन करता है? विग्रह राज करता है। इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? उपाधि प्रदान की भी, कवि बंधु की उपाधि प्रदान की। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा डी नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आ गया। वैसे तो ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आगे पीछे हो गए हैं जितने भी प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है। तो विग्रह राज इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा अपना शानदार लाजवाब प्रश्न। ये है अपने आधुनिक हिस्ट्री से राजस्थान के प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने, मेहराब खां और ठाकुर शिव सिंह ने। तो इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए भी। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए भी। नसीराबाद की बात होती है तो यहाँ पर ये नसीराबाद छावनी से एक क्रांति होती है। और राजस्थान की 1857 की क्रांति कब से स्टार्टिंग है? नसीराबाद से स्टार्टिंग है। और नसीराबाद को कब से स्टार्टिंग मानी गई? 18 मई। डेट याद रखना भी, 18 मई 1800। जितने भी नए कैंडिडेट है डेट याद रख लेना भी। 18 मई 1857, 28 मई 1857 को। और ये छावनी कौन सी है? नसीराबाद छावनी है। अब नसीराबाद छावनी है तो इसकी और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से दो क्रांतिकारी, जो पर क्रांतिकारियों ने दो अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पोर्ट हुड की हत्या की थी। क्रांतिकारियों ने कौन सी नसीराबाद से मैं, एक अंग्रेज था न्यूबरी और एक था स्पोर्टिस वुड। तो ये दो नाम थे अंग्रेजों के, न्यूबरी। और इनकी कर दी थी कि हत्या न्यूबरी से नसीराबाद याद रखिएगा। और इसी नसीराबाद छावनी से क्रांतिकारी जो छावनी को लूट करके दिल्ली की ओर चले गए भी। जब छावनी के क्रांतिकारी छावनी को लूट करके किस ओर चले गए? यहाँ पर दिल्ली की ओर चले गए। और वहाँ पर था कर्नल वॉल्टर और हीथकोट नामक अंग्रेज, और दो अंग्रेज अधिकारियों ने मेवाड़ की सेना को लेकर क्रांतिकारियों का पीछा किया, परंतु लेकिन सफलता नहीं मिली। कर्नल वॉल्टर और हीथकोट पीछा करते हैं वहाँ पर। तो याद रखिएगा क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन है? इसमें नेतृत्व किया था ठाकुर, यहाँ पर किसने, कौन करता है? बख्तावर सिंह करता है। कौन करता है? बख्तावर सिंह करता है। तो याद रखिएगा नेतृत्व करने वाले नसीराबाद वाले कौन है? बख्तावर सिंह है। तगड़ा प्रश्न है आपके लिए ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर किस स्थान पर सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की है? इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए भी। तो हितकारणी सभा की स्थापना कब की गई है? यहाँ पर कहाँ की गई है? तो चूरू में, नागौर में, जोधपुर में, बीकानेर में। इसका जवाब क्या रहेगा? फटाफट आप मुझे बता दीजिए भी। तो मैं बात कर लेता हूँ 1907 की। चूरू में एक हितकारणी सभा की बात हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? हितकारणी सभा का चूरू में।
तो चूरू में किसने की थी? कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने की है। जब 1907 में, ये बात है तकड़ी बात 1907 की। आप मुझे बताएं 1907 में क्या हुआ था? 1907 में एक तकड़ी बात इंडिया लेवल पे बनती है, 1907 में और क्या हुआ था? तो कौन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? आप मुझे फटाफट बताएं। सर्वहितकारणी की सभा ने चूरू की लड़कियों की शिक्षा हेतु एक पुत्री पाठशाला, यहाँ पर याद रखिएगा, पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला और अनुसूचित जातियों के लिए एसटी या एससी जनजातियों के लिए एक थी कबीर पाठशाला, कबीर पाठशाला नामक यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर इसके साथ ही याद रख लेना अभी चूरू के अंदर हितकारिणी सभा के अंदर यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला व अनुसूचित जातियों के शिक्षा के लिए कौन सी कबीर पाठशाला नामक यहाँ पर स्थापना होती है पाठशालाओं की। 1907 की बात है। तो इसमें कौन है? कन्हैयालाल ढूंढ है और स्वामी गोपाल दास है। तो इसका आंसर तो चूरू रहने वाला है। तो कहाँ स्थापित की गई थी? चूरू में स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले तो कब, तो याद रखिएगा। और किसने? कन्हैयालाल ने और स्वामी गोपाल दास ने। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, एकीकरण की प्रक्रिया के समय किसे प्रथम चरण में राजप्रमुख बनाया गया था? प्रथम चरण में राजप्रमुख बनाया था। तो आप मुझे बता दीजिए, एकीकरण मैं यहाँ पर याद करवा देता हूँ। तो क्या क्या है, तगड़ी बात करते हैं यहाँ पर। पहले एकीकरण, और जो एकीकरण में 7 चरण हुए, कितने चरण हुए हैं? मैं यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर कितने चरण हुए हैं? 7 चरण हुए। तो कितने चरण हुए? 7 चरण। इस 7 चरण के अंदर तो यहाँ पर पहला जो चरण था वो तो था मत्स्य चरण। कौन सा था? मत्स्य के अंदर 4 यहाँ पर रियासतें थी, ABCD। यहाँ पर AB अलवर, भरतपुर, यहाँ पर करौली और धौलपुर मत्स्य संघ में। और इसका जो अलवर का तो CM बनाया गया था। और किसे बनाया गया था? सोबा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सोबा को बनाया गया था। और डी का धौलपुर का था। और धौलपुर ऑप्शन है क्या इसमें? धौलपुर ऑप्शन आया है। तो यहाँ पर याद रखना भी, राज प्रमुख अगर पूछे, संवैधानिक जो अपने दर्जा कह सकते हो संवैधानिक तौर पर, इसे राज प्रमुख कहा गया, संवैधानिक जो पद था। और याद रखिएगा वो धौलपुर के उदय भान सिंह को दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा उदय भान सिंह को ये पद मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय भान सिंह। तो याद रखिएगा उदय भान कहाँ का था? याद रखिए डी का। ए का तो मुख्यमंत्री था शोभा, क्योंकि ए में शोभा है और डी में। और आप मुझे बताएं भी, नीम राणा कब मिलाई गई थी? नीम राणा कब मिलाई गई थी? कौन से चरण में मिलाई गई थी? नीम कौन से में रखी? पहले में रखी। नीम कब रखी गई? पहले में रखी गई। तो याद रखिएगा। और इसी प्रकार से नीम राणा जो ठिकाने थे, 3 ठिकाने हैं, तो यहाँ पर 3 नीम राणा, इस कुशलगढ़ और लावा। नीम राणा तो बीच का था। सबसे बड़ा कौन सा था? कुशलगढ़। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा तो वैसे भी कुशलगढ़ नाम ज़्यादा है, तो इसलिए याद हो जाना चाहिए। वो पहला था उदय भान सिंह और दूसरा था, भय से याद रखना, दूसरा तो भीम सिंह था। दूसरा तो कौन सा था? भीम। और भय से याद रख लेना, यहाँ पर भा से याद रहिएगा भोपाल। कौन सा? तीसरा तो भोपाल था। तो याद रखिएगा, एक चरण फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और इसी प्रकार से थर्ड चरण भी हो जाएगा। और भोपाल के बाद में तो मान सिंह चौथा आ गया था, उसके बाद में तो लगातार मान सिंह ही रहा था। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फटाफट मुझे बताएं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिसमें मैं एक बात बताऊं, तकड़ी बात बता देता हूं, यहाँ पर आपको याद रह जाएगा। जो चीज़ें आम होती हैं, यहाँ पर मैं पंजाबी लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि पंजाबी के अंदर उसे आम नाम कहा जाता है, तो इसलिए जो चीज़ें कॉमन होती हैं, मैं एक तकड़ी बात बता देता हूँ, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो चीज़ें कॉमन होती हैं, जिसमें कॉमन होती हैं, जैसे वर्ग होते हैं, क्लास होती है, जैसे कॉमन वर्ग, जैसे लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, ये वर्ग है कुत्तों का, बंदर। इसी प्रकार से ये सारे के सारे, ये जितने भी होंगे ये वर्ग हैं। जितने भी वर्ग बने वो सारी की सारी जातिवाचक हो जाएंगी। और जातिवाचक अब कौन सा हो जाएगा इसमें से? अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, पपीता, तो यहाँ पर फल का वर्ग है। ये कौन सा है? जितने भी फल हैं, क्योंकि स्पेशल पपीता नहीं है, तो ये फल का वर्ग है। तो जितने भी पपीते, तो ये स्पेशल किसी नाम से आए फिर तो अलग बात है। ये सारी की सारी
जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ, बाढ़, तो यहाँ पर बाढ़ भी क्या है, एक यहाँ पर प्राकृतिक, यहाँ पर वर्ग है, एक अलग प्राकृतिक वर्ग है, जैसे बाढ़ है, बाढ़ हो गया, बारिश। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भूकंप की, तो इसी प्रकार से ये अलग प्राकृतिक कह सकता हूँ मैं। और जुलाहा, ये तो जुलाहा क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जुलाहों का वर्ग होता है, इसलिए ये जातिवाचक में आएगा ये सारे के सारे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर दौड़ धूप, दौड़ धूप तो क्या हो जाएगी, हमारी भावना से संबंधित है, तो इसलिए भावना, ये कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे भावनाओं, ये कौन सी हो जाएगी, भाववाचक, भाववाचक। जरा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर भाववाचक आप क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं तो हिंदी बहुत तकड़ा सब्जेक्ट है और बड़े ध्यान से पूछा जाता है, और एक एग्ज़ाम के अंदर आरएस तक के एग्ज़ाम तक के पूछे गए हैं, और बहुत तकड़े प्रश्न पूछे गए हैं आरएस और एसआई के अंदर भी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न, इसका तो आंसर हमने दे ही लिया, दोबारा टाइप हो चुका है, तो इसका तो आंसर तो बख्तावर सिंह था, बख्तावर सिंह, ये भी अपने क्वेश्चन कर लिया था। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी क्वेश्चन कर लिया था, इसका तो आंसर चूरू था। कौन सा था, चूरू था। ये भी एकीकरण के समय, प्रक्रिया के समय हमें प्रथम चरण में राजप्रमुख बनाया गया था, और उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया, धौलपुर के जो थे। ये जातिवाचक संख्या का उदाहरण है, पपीता, बाढ़, जुलाहा, ये तो जातिवाचक है। इसका आंसर तो दौड़ धूप हो जाएगा। दौड़ धूप, जितने भी दौड़ धूप का है, दौड़ आ जाए तो क्रिया हो जाती। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात, दौड़ धूप, दौड़ धूप, तो दौड़ धूप तो ये भावना है, भावना है तो भाववाचक संज्ञा है। तो बड़ा ही शानदार लाजवाब प्रश्न रह चुका है आपके सामने, और ये रहा आपके सामने शानदार प्रश्न भी। तो ये प्रश्न आपके सामने, ये कौन सा है, पॉलिटी सब्जेक्ट का है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका जवाब फटाफट मुझे बताइए भी, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए मुझे, इसका जवाब बताइए फटाफट। अनुसूची 1 संघ राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूची 3 शपथ व प्रतिज्ञान के स्वरूप, अनुसूची नंबर 10, इसका फटाफट मुझे बताइए भी कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से। सही सुमेलित नहीं का पूछा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नहीं का पूछा है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, नहीं का बता रखा है। हाँ जी, अनुसूची नंबर 1 की बात करूं तो ये तो बिल्कुल सही है। अनुसूची, पहले तो बता दूं मैं, अनुसूचियां हैं कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं, 12 अनुसूचियां। और नई अनुसूचियां तो 11वीं और 12वीं थी, और 11वीं तो 72 और 73वें संविधान संशोधन के तहत ली गई थी, 73 और 74 में, 11वीं और 12वीं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो 74वीं संविधान संशोधन के जरिए, ये तो नगर पालिकाओं का जो शक्तियां हैं, क्या ये सही है, क्या आंसर इसका, नगर पालिकाओं की जो शक्तियां दी गई हैं, ये तो बिल्कुल सही है, नगर पालिका से संबंधित है। ये तो शहरी सब शासन है, बिल्कुल 74वें संविधान संशोधन 1992, 93 या 93 के बोल सकता हूँ इसे मैं, तो ठीक है, ये तो बात सही है। 10वीं अनुसूची, क्या 10वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ तो 73वें संविधान संशोधन के तहत है, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत है। तो ये तो इसमें अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नंबर तो 11 है, अनुसूची नंबर तो 11 है। तो 11 और 12 तो 73वें और 74वें संविधान। और सीईटी में बड़ा ही शानदार प्रश्न रहा है, हर शिफ्ट में ये प्रश्न रहा है, तो स्थानीय स्वशासन से। इसलिए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो मैं तकड़ी बात यहाँ पर कर देता हूँ, इसका तो दय से 10, दय से दल बदल, पार्टियां जब दल बदल कर लेती है ना, उससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची सी नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो 2 है, अनुसूची नंबर 3 शपथ व ज्ञान प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो ये भी बात, अनुसूची जितने भी शपथ व प्रतिज्ञान का जो प्रारूप रखा जाता है, अनुसूचियाँ पहले तो होती क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। जितने भी अपने प्रारूप हैं, जैसे मान लो कोई आपको दे दे स्कूल में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो उसका जो लिखने का जो ढंग होता है वो हमें अनुसूचियों में मिलता है। मान लो शक्तियाँ व उसको किस प्रकार की शक्तियाँ, उसको लिखने शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं, उसको जो लिखने का ढंग है वो अनुसूचियों के तहत होता है, सूचित किया गया है, सूची बनाई गई है, रिपोर्ट बनाई गई है। तो इसी प्रकार से राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है, उसका जो प्रारूप है वो अनुसूची नंबर 1 में दिया गया। ये तो बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा आपका शानदार लाजवाब प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, तो इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। और मेरे भाई जितने भी अपने लाइव हैं वो सभी एक बार लाइव हैं या फिर अपना रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो एक बार सभी के सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
लगातार अपने साथ में बने रहेंगे तो मैं आपको लगभग एग्ज़ाम क्लियर करवा दूंगा। तो पहला जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिए भी। ये भाग नंबर कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। पहले तो मैं संघीय कार्यपालिका की बात कर लेता हूँ। जो हमारी संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका है, ये संघ जो क्षेत्र है, इस संविधान के कौन से भाग, हमारे भाग कितने हैं, भाग कितने हैं, 22 है। कितने हैं, 22। कौन से भाग के तहत हमें, भाग टोटल कितने हैं, 22। अब 22 हैं तो इस कौन से भाग के तहत हमें कार्यपालिका संघीय संघ जो भाग नंबर 6 में, भाग नंबर 5 में हमें संघ सरकार मिलती है। भाग नंबर 6 में तो राज्य सरकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर कब कहाँ से, संविधान का जो कार्यपालिका का संबंध है, कार्यपालिका का संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद से मिलता है, 52 से लेकर 78 तक हमें कार्यपालिका, जैसे मंत्रिमंडल, ये सारी की सारी कार्यपालिका कैसे कार्य करती है इस प्रकार से इसमें दिया गया है। 52 से 78 तक। इसी प्रकार से सदस्य नहीं है तो आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। भाग नंबर 5 में ये तो 52 से 78 के बीच में मिलेगा। आप मुझे बताएं भारत का राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भारत का महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में होगा। इसी प्रकार से नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तो संघीय कार्यपालिका का है, ये तो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भाग नंबर जो कार्यपालिका संघीय जो कार्यपालिका का संबंध, संघीय कार्यपालिका के संबंध का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं होता है। ठीक है, शामिल ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो किए गए हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पर। सामने ये रहा आपके शानदार लाजवाब प्रश्न। भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर रहा है। वे लक्ष्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, कुछ अधिकार जो नागरिक को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे उद्देश्य जो कि एक व्यक्ति के रूप में हमें अनिवार्यतः स्वीकार नहीं करने चाहिए, या फिर डी सरकार के लिए अनिवार्य नीतियाँ। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है, बड़ा ही लाजवाब। मैं नीति निर्देशक तत्व की बात करूँ तो भाग नंबर 4 में मिलता है। भाग नंबर 4, भाग नंबर 5 तो आपको केंद्र सरकार मिलता है। भाग नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं हमें। जब नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है तो यहाँ पर हमें अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक याद आता है। 36 से 51 तक हमें वर्णन मिलता है। तो तत्वों की जो व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है, तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा पूछी है, तो ये एक परिभाषा तो यहाँ पर बड़ी तकड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वो कौन से हो जाएंगे, भाग नंबर 4 में बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें स्वीकार करने चाहिए, वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, नागरिकों के रूप में। ध्यान रखिए, तगड़ा प्रश्न है। व्यक्ति के रूप में नहीं करना है आपने, नागरिक के रूप में करना है। व्यक्ति के रूप में अनिवार्यता है, हमें स्वीकार नहीं करने चाहिए। स्वीकार नहीं करने वाली तो बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट से संबंधित है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालकोंडा। तो कौन सी पहाड़ी है। अब देखो, पहाड़ियों से संबंधित आपको प्रश्न पक्के रहेंगे, क्योंकि पक्का यहाँ से प्रश्न लिया है, तो इसलिए मैंने पहाड़ियों से भी, पर्वत और पठारों से प्रश्न, जो अपने भारत की जो ज्योग्राफी है वहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ पर पूर्वी घाट की मैं सारी पहाड़ियाँ आज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी पूर्वी घाट की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वो सारी आज चर्चा करेंगे। जब बात आती है यहाँ पर अपने भारत की, यहाँ पर किसकी बात आती है, अपने भारत की। यहाँ पर भारत की बात होती है, तो ये कौन सा रह गया, यहाँ पर पश्चिमी घाट रह गया। कौन सी, पश्चिमी घाट। और ये कौन सा रह गया, अपना पूर्वी घाट। जब इस क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर पहली जो पहाड़ियाँ आएंगी, अन्नामल्ला की पढ़ाई, अन्नामल्ला। कौन सी हो जाएगी, नल्ला मल्ला, अन्नामल्ला या फिर अन्नामलाई की पहाड़ी। तो यहाँ पर है अन्नामलाई। इलायची की पहाड़ियाँ एक आ जाएगी। कौन सी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ बता रहा हूँ, इलायची की पहाड़ियाँ। अगर पूछे ना इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की तरफ है इलायची, अन्ना। और इसके बाद में इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो इलायची के कार्डमम
कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये भी आपको याद रखिएगा इसी। और पालनी पहाड़ी, पालनी कौन से क्षेत्र के अंदर, पाया से सीधा सीधा याद रखना है, पै से पश्चिमी, तो सॉरी पालनी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ये तो पालनी पहाड़ी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये सारी की सारी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये अपनी पश्चिमी घाट की, या फिर अपने कह सकते हो सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत की तरफ से। और सह्याद्री पर्वत का हर बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा सह्याद्री पर्वत की जो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला, उसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी किस ओर से हो जाएंगी, सह्याद्री। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ से कौन सी हो जाएंगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ये तो ये भी पश्चिमी घाट की तरफ हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, पश्चिमी घाट की तरफ हो जाएंगी। अगर केरल में इलायची पहाड़ियाँ हैं, अब केरल इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, केरल के अंदर, केरल के अंदर इलायची पहाड़ियाँ हैं। तो इसी प्रकार से इलायची को रुलाना नहीं है, क्या नहीं है, रुलाना नहीं है, तो याद रखिए केरल में है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको बता ही दिया, कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार से अपना जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कार्डमम। इसका क्या, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पालकोंडा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, पालकोंडा रहेगा, पालकोंडा। ये जो पालकोंडा की पहाड़ी है, मैं बता देता हूँ पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। ये जो पालकोंडा है, पालकोंडा हो गया, सेवराई हो गया, कौन सा हो गया, सेवराई, सेवराई एक पालकोंडा। अगर बात करें सेवराई, एक करेगा जावादी, जवादी पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से वेलीकोंडा, वेलीकोंडा, ये सारी कोंडा कोंडा वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्वी घाट की हो जाएंगी। किसकी हो जाएगी, इधर वाली पूर्वी घाट की हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पूर्वी घाट है। तो आपको ये अपने जितनी भी पहाड़ियाँ हैं आपको याद रखना है, अन्नामलाई, इलायची, अन्नामलाई और इलायची और पालनी। तो याद रखिए सेवराई और जावदी, और ये कौन सी हो जाएगी, वेलीकोंडा, ये पूर्वी की तरफ हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा शानदार लाजवाब, भूड निक्षेप संबंधित है। भूड क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बताया हुआ है, और इसी प्रकार से अपनी यूट्यूब पर भी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही जल्द रहेगी और बड़ी शानदार रहेगी। तो लगातार आप बने रहिए। ये मैदानी भाग जो उच्च भाग में सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और कुछ टिल्ले हैं ना, बाढ़ यहाँ पर मान लो नदी चल रही है, मान लो कहाँ, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला से जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर जब निकलती है और मैदानों में प्रवेश करती हैं, यहाँ से नदी निकली और जब मैदानों में प्रवेश की है, मान लो ये उत्तरी विशाल मैदान है, तो लगभग यहाँ पर जो क्षेत्र है, इसी प्रकार से जो क्षेत्र है और कंकर पत्थर है, तो ये वाले जो कंकर पत्थर है वो तो कहलाते हैं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। क्योंकि जो कुछ दबे हुए कुछ कंकर पत्थरों के साथ बहती हुई नदियाँ जब चलती हैं और आगे जा करके इसी कंकर पत्थरों को जो आगे जाकर के कंकर पत्थर जो ऊंचे बन करके कुछ मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ऊंचे रह जाते हैं। कुछ भाग क्या रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं। इसी प्रकार से नदी के बीच में कुछ सूखे जो टिल्ले बन जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, भूंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये भूंड शब्द है, तो इसका जो क्षेत्र ये हो जाएगा। तो यहाँ और ये जो बांगर शब्द है, हमारे जो बांगर शब्द में एक और बात बताऊँ, कुछ मिट्टी यहाँ पर इधर भी बहती हुई, इधर किनारे जो कुछ मिट्टी पर वैसे बांगर, वैसे पुरानी मिट्टी, कुछ यहाँ पर पुरानी मिट्टी क्या होता है, धीरे धीरे कुछ निक्षेप जमा होते रहते हैं, मिट्टी बनती रहती है। तो नीचे जो सबसे दबी पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। इसी प्रकार से खादर क्या है, नई मिट्टी जैसे बनेगी नई मिट्टी, जैसे बहेगी नई मिट्टी को क्या किस नाम से जाना जाता है, खंदर के नाम से जाना जाता है। तो नई को खंदर, पैप है बै, पै से मतलब पुरानी, बै से मतलब बांगर। तो याद रखिए पै वाली लाइन में बै आता है तो पुरानी। तो इस तराई प्रदेश को क्या होता है, जैसे नदी से बाहर निकला हुआ कुछ दलदली भूमि वाला जो क्षेत्र तराई कहलाता है, और ऊंचे टिल्ले जो बन जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, भूंड कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बताएं भी क्या होता है ऑप्शन नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उसको भूड निक्षेप संबंधित है। और ये भूड निक्षेप ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, बांगर प्रदेश है। क्योंकि ऊंचे टीले बन गए तो पुरानी मिट्टी बन गई, पुरानी मिट्टी गई तो इसका संबंध भी किससे हो जाएगा, एक प्रकार के भूड बांगर का ही भाग होते हैं। और जब बांबर की बात करूं, किनारों पर कुछ मिट्टी इस प्रकार से जब बाहर निकलती है मिट्टी, तो कुछ निक्षेप आगे जा कर के यहाँ पर मिलने लग जाते हैं।
तो इसी प्रकार से मिली मिट्टी के कारण बनते हुए भांबर प्रदेश जो क्षेत्र के तराई से निकलते ही इस वाली प्रदेश को भांबर कहा जाता है। जब मैदानी प्रदेश में प्रवेश कहा करती हैं नदियाँ तो मिट्टी के साथ बहा कर चट्टानी भाग ले जाती हैं, तो इसी चट्टानी अपने चट्टानी व रेतली भाग के मिक्स प्रदेश को भांबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांगर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखो, पर्वत की ऊंचाई और चोटियां बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं, तो आप फटाफट मुझे बताएं। आप मुझे बताएं भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पूर्णतः भारत की दृष्टि से बताना है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इस फटाफट मुझे जवाब बताएं भी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है। हाँ जी, फटाफट मुझे बताएंगे सबसे ऊंचा पर्वत बताइए। अगर मैं धौलागिरी की बात करूं, धौलागिरी तो यहाँ पर बिल्कुल 8172 मीटर है। धौलागिरी कहाँ है, यहाँ पर ये धौलागिरी जो क्षेत्र है, पीर पंजाल वाला जो क्षेत्र है ना, तो उसी की क्षेत्र का भाग है। तो याद रखिए, धौला तो यहाँ पर धौला है 8172, धौला है 8172, धौला तो 8172 72 है धौला, 72 है धौला 8172। और नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126, बिल्कुल सही है ये तो नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत तो कहाँ रह गया, जब जम्मू कश्मीर का जो शुरुआती जो एरिया होता है, तो इस वाले जो एरिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो इस वाला जो सिरा है उस पर सबसे लास्ट जो पश्चिमी सिरा है उस पे एक पर्वत है, उसका नाम है नंगा पर्वत। और उस नंगे पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी भाग पर स्थित है और बिल्कुल ये पाकिस्तान से छूता हुआ ये जो बिल्कुल नंगा पर्वत, तो याद रखिएगा ये जो क्या है, नंगा है, तो ना इधर का ना इधर का, तो याद रखिए नंगा पर्वत। तो इसी प्रकार से ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नंदा देवी, इसके बाद में नाम आता है नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, भारत का पूर्णतः दृष्टि से दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे पूर्णतः दृष्टि से दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूर्णतः दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर बताओ सबसे पूर्णतः भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका दो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो नहीं, परंतु ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंतु इसकी ऊंचाई गलत लिख रखी है। इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 7856 नहीं है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 8598 हो जाएगी, 8598। तो लगभग ये 8600 के लगभग है। कई जगह आपको ये जो आंकड़ा है लगभग साइड पे हो सकता है इसकी ऊंचाई इसमें लगभग थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो यहाँ पर 8598 लगभग 8600 मीटर के आसपास, लगभग 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई रह जाती है। तो भारत की सबसे फर्स्ट ऊंची चोटी कौन सी, कंचन के बाद में कौन सी हो जाएगी, नंदा। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये इसका जवाब तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 8598। तो ये रहा आपका शानदार लाजवाब प्रश्न भी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी तंत्र का भाग नहीं है। देखो, नदियों से और पर्वतों से पक्के प्रश्न रहे हैं, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा पक्के प्रश्न यहाँ पर डाले हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पर महानदी, अब बताओ महानदी तो बिल्कुल प्रायद्वीपीय नदी का भाग नहीं है। महानदी तो बिल्कुल है, तो ये तो उड़ीसा वाले भाग में से जो क्षेत्र है वहाँ से कुछ कावेरी भी है, ताप्ती भी है, तो कौन सी हो जाएगी, यमुना की सहायक है, एक सहायक है, वो कौन सी हो जाएगी, गंडक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गंडक। तो ये जो गंडक नदी है, घाघरा गंडक, ये कौन से नदी की है, कौन से नदी की सहायक है ये घाघरा गंडक। इसे आप फटाफट मुझे बताएं भी, कौन से नदी की सहायक है, धौलागिरी। ये ध्यान रखिए, सारी की सारी नदी जो ये तो हिमालय पर्वत की नदी है, हिमालय पर्वत है, हिमालय से निकलने वाली जो पर्वतें हैं, तो यहाँ पर ये गंडक हो जाएगी। तो घाघरा गंडक, तो ये सारी की। और मुझे बताओ गंडक नदी है किस नदी की सहायक है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट में कीजिए भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। निम्न में से कौन सी लेगुन झील नहीं है, लोकटक, चिल्का, पुलिकट ये या फिर बेबनाथ। अभी चारों झीलों की बात करेंगे हम, तो कौन सी झील नहीं है। अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर तो यहाँ लोकटक की बात करूँ तो यहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर। कहाँ पर है, मणिपुर में। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा। और ये उड़ीसा के, और मैं एक तकड़ी बात बता देता हूँ, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील
छी, अर्थ की सबसे बड़ी लेगुन झील हो जाएगी। इसी प्रकार से पुल्लिकट झील, पुल्लिकट झील पूर्वी घाट पर एक यहाँ पर झील है, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के जो सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की, ये पूर्वी घाट की है, तो ध्यान रखिएगा ये पूर्वी घाट की है। इसी प्रकार से वेवनाथ झील भी केरल, ये वेवनाथ कहाँ है? केरल में है। तो आपसे पूछा जा सकता है वेवनाथ झील कहाँ है? केरल में है। तो याद रखिएगा इसका जो लेगुन झील नहीं है, सारी की सारी लेगुन झील है, चिल्का है, पुल्लिकट है, वेवनाथ है, परंतु ऑप्शन नंबर जो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा लोकटक हो जाएगा। लोकटक झील यहाँ पर जो मणिपुर में स्थित है, ये क्या है? लेगुन झील नहीं है, ये विश्व में तैरती द्वीपीय झील भी कह सकते हो, तैरती द्वीपीय झील, इसका उपनाम ये भी कह सकते हो तैरती द्वीपीय झील है, तैरती द्वीपीय झील भी कह सकते हो। द्वीपीय गलत लिख दिया है, द्वीपीय में ई बड़ा आएगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका तो आंसर क्या रहिएगा? लोकटक रहिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो सिंधु नदी से हर शिफ्ट के अंदर, सीईटी के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और स्नातक सत्र में जो बहुत बार ये प्रश्न सिंधु का रहा है, ब्रह्मपुत्र का रहा है, गंगा नदी का रहा है। तो तीनों नदियाँ आप ध्यान से पढ़कर जाना। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। सिंध, तो श्योक तो यहाँ पर बिल्कुल, श्योक तो बाईं ओर से मिलने वाली, मैं जब सिंधु नदी, जब ये मान लो भारत है, क्या है? भारत, यहाँ पर मैं भारत का चित्र बना रहा हूँ, ये भारत है। जब यहाँ से जब भारत से ऊपरी जो मानसरोवर झील है, यहाँ से जब तिब्बत से निकलती हुई जब नदी, सिंधु नदी भारत के इस ओर से जाती है, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया जब जो गुजरती है, यहाँ पर ऊपर वाला एरिया, इसी के साथ साथ यहाँ पर गुजरती हुई, और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ इसके किनारे की बात कर रहा हूँ, यहाँ जब नदी की बात हो रही है, यहाँ ऑप्शन नंबर, यहाँ से गुजरती है, ऐसे गुजरती सिंधु नदी। अब जब सिंधु नदी गुजरती है तो ऊपर से एक नदियाँ मिलेंगी, इसमें ऊपर से बाईं ओर से जब नदियाँ मिलती हैं तो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? एक नदी मिलती है, क्योंकि इसका तो पानी इधर चल रहा है तो ऊपर बाईं तरफ हो जाएगा, तो कौन सी? एक तो मिलेगी श्योक, ये तो बात हो जाएगी। कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? श्योक तो है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में एक है गिलगित भी इधर से मिलेगी, गिलगित के बाद में एक आएगा जास्कर नदी, जास्कर भी इधर से मिलेगी। एक आएगी हुंजा नदी भी सिंधु की सहायक है, हुंजा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आएगी नुब्रा नदी आती है, नुब्रा भी सही आएगा। एक आएगी नदी सिगार नदी भी आएगी। इसके बाद में नाम आएगा गास्टिंग नदी। एक नदी आएगी द्रास नदी। ये सारी की श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा ध्यान रखिएगा, नुब्रा, सिगार, गास्टिक और द्रास, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक है। परंतु इसमें से एक दाहिनी तरफ पे भी नदियाँ आती हैं, एक नदी दाहिनी तरफ भी आती है, वो और लिख लो। अगर आपसे पूछ भी ले दाहिनी और बाईं की तरफ मिलने वाली, अब दाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी आएगी तो आप लिख लीजिए। एक नदी आती है कौन सी? खुर्रम, ये दाहिनी तरफ से मिलेंगी। किधर से मिलेंगी? इधर से मिलेंगी, खुर्रम। एक नदी आएगी गोमल। इसी प्रकार ये सारी की सारी गोमल है, खुर्रम, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? नुब्रा भी मिलता है। ये सारी की सारी कौन सी हो जाए? नुब्रा भी मिलता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो इसका सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सिंध नदी है, सिंध नदी, और ये सिंध नदी इसकी नहीं है। ये जो सिंध नदी आती है ये तो यमुना की सहायक है। किसकी है? यमुना की सहायक। आगे जब यमुना नदी की बात करेंगे तो तब मैं आपको करवाऊंगा, यमुना की सहायक है। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हाथी परियोजना किस राज्य से प्रारंभ की गई है? इसका जवाब फटाफट मुझे दीजिए भी। हाथी योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई है? ये जो योजना है प्राकृतिक आवास संसाधनों को उनका दीर्घकालीन जो जीवन है सुनिश्चित करने के लिए, हाँ जी, ये योजना की गई है। और कौन से जिले में की गई है? कौन से राज्य में की गई है? सॉरी,
तो ये राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जवाब तो मैं ही दूंगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड में क्या होता है, प्राकृतिक जो आवास स्थल हैं उनका दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में, हाथियों में आबादी रखता है कौन सा, झारखंड भी। और झारखंड 1992 में एक गजमते नामक हाथी संरक्षण परियोजना से गजमते हाथी परियोजना चलाई थी, और जिनका शुभारंभ सिंह भूमि जिले में, कौन सी भूमि, सिंह भूमि जिले, भूमि जिला पड़ता है किसका, झारखंड का, और झारखंड में शुभारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गजमते हाथी परियोजना किस राज्य की प्रारंभ की गई है, झारखंड की प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार से शानदार लाजवाब प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, देखो, और कंप्यूटर का ये बहुत ही शानदार प्रश्न लिए हैं मैंने, और इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए भी। वह कंप्यूटर जो डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है, शानदार लाजवाब प्रश्न भी। कंप्यूटर के 7-8 प्रश्न रहे थे, और इसी प्रकार से आगे भी मुझे अंदाजा है लगभग क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इसका जवाब फटाफट मुझे बताइए भी क्या रहेगा। कंप्यूटर को डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का संयोजन होता है, तो वो तो कौन सा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पीडीए। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने जवाब सही दे दिया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका विस्तार थोड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो टीचर जो ठहरा जीके का, इसी प्रकार से आपके जो फायदे के लिए जो मैंने क्वेश्चन थे वो आपके लिए हैं, और कंप्यूटर वाले टीचर्स ने लगभग मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज़ है इसके लिए आपके लिए तैयार करवाए हैं, ताकि उसके सीईटी के जो ग्रेजुएशन लेवल आधार पर आपको फ़ायदा हो उसके। और ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन। बिल्कुल सभी ने आंसर सही किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, माउस। और आप मुझे बताइए, बहुत बार क्वेश्चन आया है, माउस की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए माउस की खोज किसने की थी। तो फटाफट आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं देखूंगा भी किसने इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है, किसने की थी। तो जिसको नहीं भी पता है वो भी एक बार कमेंट करेगा, जिसको पता है वो भी एक बार कमेंट करेगा, मुझे पता लगता रहेगा कि आपने क्लास देखी है पूरी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका जवाब तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी, एक पिक्सल होता है, ए नंबर ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है, द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर, सी नंबर ऑप्शन है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, और डी नंबर ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। क्या रहने वाला है इसका आंसर, क्या पिक्सल क्या होता है। जैसे आप टीवी देखते हो या फिर मोबाइल देखते हो तो आपको नज़र आता होगा पिक्सल, छोटे छोटे डॉट नज़र आते हैं। इसी प्रकार से मोबाइल में आपने देखा होगा डॉट नज़र आते हैं, ये पिक्सल ही है, और पिक्सल से जुड़ करके एक स्क्रीन तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा, छोटा ढूंढने वाला भाग जो क्या कहलाता है, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग क्या कहलाता है, वो तो आंसर हो जाएगा पिक्सल। तो क्या कहलाता है, पिक्सल या डॉट। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी, इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पिक्सल का ढूंढने वाला जो भाग होता है वो होता है डॉट। तो डॉट या उससे डॉट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट भी कह सकते हो आप। मैंने एक शब्द बोला डॉट भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, मतलब स्टोरेज में। आपको इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में जल्दी आएगा, स्टोरेज की बात कर रहा है यहाँ पर, स्मृति मतलब स्टोरेज। तो यहाँ पर रोम और ई रोम में, इनपुट आउटपुट यूनिट में, सीपीयू में, तो कहाँ होते हैं उच्च रजिस्टर, कहाँ लगे होते हैं। रजिस्टर की बात करूँ तो ये जो गति, पहले रजिस्टर लगते होते थे, रजिस्टर स्टोरेज की जगह क्या लगाते थे, रैम की जगह स्टोरेज। तो सीपीयू में एक मेमोरी यूनिट होती है, तो यूनिट में मेमोरी यूनिट का जो प्रयोग करते हैं हम रजिस्टर के रूप के लाते हैं। तो इसमें से ये लगे होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, हमारे सीपीयू में लगे होंगे ना तो ये माउस में होते हैं ना कीबोर्ड में होते हैं, तो सीपीयू में लगे होते हैं। जितने भी रजिस्टर है, जो मैं रैम का प्रकार मान सकता हूँ मैं, सबसे बिट बाइट रजिस्टर से कैश मेमोरी मान सकता हूँ। कैश मेमोरी का जो छोटा रूप है, सबसे जो छोटा रूप है रजिस्टर का, हम यूज करते होते थे तो पहले ज़माने में, परंतु अब नहीं करते। तो कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले भाग में पाई जाने वाली एक बात जिसमें स्टार्ट बटन पाया जाता है, वह है
बहुत ही शानदार MS वर्ड का ये क्वेश्चन लिया है। टाइटल बार, फॉर्मूला बार, टास्क बार, क्विक एक्सेस बार। इसका जवाब फटाफट मुझे बताएंगे क्या रहने वाला है। हमारे कंप्यूटर वाले जितने भी कंप्यूटर की क्लास आप देखना चाहते हो तो हमारी SC क्लासेस एक और चैनल अपना शानदार चल रहा है। किस नाम से चल रहा है? इसी लोगो जो अपना लोगो लगा रखा है संस्कार स्टडी का, यहाँ पर देख लेना। SC क्लासेस के नाम से अपना एक और चैनल है और जिसको राकेश सर अपने क्लासेस दे रहे हैं। और जितने भी RSCAT या फिर अपने कंपटीशन एग्ज़ाम है, लगभग आपको डाउटफुल जो क्वेश्चन है उनका जवाब वहाँ पर मिल सकता है। तो इसी प्रकार से अपना जो वो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ताकि आपको समय समय पर हम सहायता पहुँचाते रहें, ताकि कंप्यूटर में भी आपको दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इस स्टार्ट बटन कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले भाग में पाई जाने वाली एक बार जिसमें स्टार्ट बटन पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर C, टास्क बार। कौन सा होता है? टास्क बार होता है, ऑप्शन नंबर C। देखो टास्क बार में जिसमें से स्टार्ट बटन होता है, क्या होता है? नीचे एक पट्टी दी होती है, एक पट्टी होती है सबसे जो नीचे जिस पर क्या होता है? लोगो होता है। और स्क्रीन को जो ऑफ ऑन करने का लोगो बटन वो दिया होता है। स्टार्ट मेनू होता है जिसे स्टार्ट मेनू भी बोलते हैं। और इसी प्रकार से दाईं ओर इसके नोटिफिकेशन एरिया होता है, यहाँ पर टाइम, यहाँ नोटिफिकेशन एरिया होता है, उसी को क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार बोला जाता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सा बटन उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा बटन उपस्थित? पेज ब्रेक, हेडर, पैराग्राफ, टेक्स्ट बॉक्स। तो कौन सा बॉक्स नहीं होता है? इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दें भी। इसका जवाब क्या रहने वाला है? हाँ जी, इसका जवाब बताएं भी, फटाफट मुझे बताएं। इसका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तो पैराग्राफ। इसमें से कौन सा रहेगा? पैराग्राफ। अगर आप कंप्यूटर की क्लास लगाना चाहते हो तो अपने संस्कार स्टडी SC क्लासेस को आप अपने सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका जवाब पेज ब्रेक भी MS वर्ड में, तो यहाँ पर इंसर्ट टैब की बात कर रहा है, यहाँ पर बात आती है इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक भी होता है, हेडर भी होता है, टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर C आपका सही रहने वाला है। तो ये आपका सही हो जाएगा। पैराग्राफ को व्यवस्थित जरूर करते हैं, इसमें सभी कमांड आते हैं जिसमें पैराग्राफ को व्यवस्थित भी कर सकते हो, परंतु पैराग्राफ टैब नहीं होता है, ठीक, बटन उपस्थित नहीं होता है, स्पेशल बटन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। MS वर्ड के कवर पेज विकल्प मेन्यू में होता है। MS वर्ड में कवर पेज विकल्प मेन्यू में होता है। इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या व्यू। कवर पेज पर कौन सा विकल्प होता है? मेन्यू में होता है। तो आपने फटाफट इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, व्यू, कवर पेज लगाना है तो आप किसका यूज करोगे? ये कहना चाहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर नोटबुक में सबसे ऊपर जो कवर होता है वो डिज़ाइन करने का जो कार्य करता है कवर पेज विकल्प द्वारा किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा, वो होता है इंसर्ट टैब। कौन सा हो जाएगा? इंसर्ट टैब में इसका जवाब क्या रहेगा? इंसर्ट टैब रहेगा। कौन सा जवाब रहेगा? इंसर्ट टैब। तो इसीलिए आंसर जो इंसर्ट टैब रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे। सॉफ्टवेयर यूजर्स को रो और कॉलम का डेटा को व्यवस्थित करने देता है। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, नोटपैड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसका जवाब फटाफट मुझे दीजिए भी। इसका जवाब फटाफट मुझे आंसर करेंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर D रहेगा। ऑप्शन नंबर D, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट। जब बात होती है तो यहाँ पर सांख्यिक गणना की, तो चार्ट बनाने की, डेटा का विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की, तो बात हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो व्यवस्थित करता है। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करूँ तो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड होती है तब यूज करते हैं हम। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कब यूज करते? प्रेजेंटेशन जब तैयार करनी होती है तब। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमें रो और कॉलम डेटा को व्यवस्थित करने देता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। शानदार लाजवाब प्रश्न था। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह का अलाइन होता है? जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट। हमें किस तरह का अलाइन होता है? कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः हमें टेक्स्ट जो कॉलम देखने को मिलता है सामान्यतः, मतलब इसका जो डिफ़ॉल्ट कह सकते हो जो आपको सामने देखने को मिलता है, तो वो मान लो आपके सामने कॉमन है, यहाँ पर क्या है? कॉलम है। इसका जो टेक्स्ट होगा किस तरह से आपको दिखेगा? ठीक है, बीच में दिखेगा, साइड पे दिखेगा, इधर दिखेगा। कॉलम क्या दिखेगा?
तो क्या होता है अभी मुझे बताएं भी। इसका जो साइड पे दिखता है, साइड दिखता है, तो ये साइड कौन सी है, यहाँ पे टेक्स्ट दिखता है तो ये तो हो जाएगी लेफ्ट। तो इसका जो शानदार लाजवाब हो जाएगा टेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट होता है इसका जब भी टेक्स्ट बुक से आप स्टार्ट करते हो। और हमारी हिंदी भी टेक्स्ट इसका बाईं ओर साइड से होता है और लेफ्ट से होता है। तो अगला क्वेश्चन है, रन डायलॉग बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने का कमांड होता है। ओपन करने का कमांड कौन सा होता है, इसका जवाब फटाफट मुझे देंगे। पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, पावर PNT या फिर MS पावर PNT। तो इसका जो शानदार जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई ऑप्शन नंबर सी, पावर PNT के नाम से पावर पॉइंट खुल जाए। डायरेक्ट हमें पावर पॉइंट ही अगर सर्च बॉक्स के अंदर हमें करना हो, लिखना हो भी पावर पॉइंट खुल जाए। अगर उसमें से ऑप्शन में से नहीं देखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है पावर PNT। क्या लिखेंगे, PNT हमारा, और पावर पॉइंट खुल जाएगा डायरेक्टली। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, और शानदार लाजवाब प्रश्न करंट जीके आ चुका है हमारे सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो करंट जीके, हाल ही में चीन में किस देश में हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की गई है, इसका जवाब फटाफट मुझे। उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। किस देश के लिए हैंगर श्रेणी, और ये स्वागत किया है किसने, चीन ने किया है। चीन ने एक पनडुब्बी सौंपी है, और किसको सौंपी है, तो ये हमारे दुश्मन देश नल्ला पाकिस्तान को। किसको, नल्ला पाकिस्तान को सौंपी है ये पनडुब्बी, और हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है। तो याद रखिएगा हैंगर श्रेणी, ये हैंगर के नाम से भी जानी जाती है। एक यहाँ पर मैं मान सकता हूँ जो हैंगर नाम दिया है इन्होंने, जो मैं बोल दूँ, एक हैंगर क्लास की सेवा मुक्त जो PNS हैंगर के नाम से रह चुकी एक, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ शायद वैज्ञानिक, उसके नाम पर रखा गया है। और चीन ने ये स्वागत पेश किया है, पाकिस्तान को भेंट किया है, और इसका नाम है 039A के नाम से ये हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी है। पनडुब्बी मीन्स अपने पानी में चलने वाला जो युद्धपोत है उसकी बात हो रही है। ये पनडुब्बी के नाम से जाना जाता है। ये किसको दिया है, 039A नाम का डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमला पनडुब्बी है, और ये चीन ने भेंट किया है किसको, पाकिस्तान को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो शानदार लाजवाब प्रश्न भी। श्रमिक दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए भी। 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को। बात है यहाँ पर 1 मई 1886 की, 1 मई 1886 की। कब से बनाना स्टार्ट किया है, और वैसे तो 1886 में एक आंदोलन किया गया, कहाँ, शिकागो के अंदर। कहाँ किया गया, शिकागो के अंदर। और इसमें 2 लाख श्रमिकों ने आंदोलन किया। मीन से कार्य दिवस मांग 8 घंटे का कार्य दिवस मांगने के लिए एक आंदोलन किया, कार्य दिवस। और इसी आंदोलन कब से स्टार्ट किया भाई, ये 1 मई को स्टार्ट किया था। और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो सम्मेलन था, और सम्मेलन हुआ, और उसमें 1889 के अंदर 1 मई को क्या कर दिया गया, श्रमिक दिवस घोषित कर दिया। और ये श्रमिक दिवस कब से मनाया जाने लगा, और ये 1890 में मना, पहली बार ये देश में 1890 में मनाया गया, 1890 में। और सबसे पहले हमारा भारत में मनाया गया, तो याद रखिएगा 1923 में मनाया गया। तो याद रखिएगा 1923 में मद्रास में मनाया गया। और तो इसलिए अपना जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा ये मद्रास में पहली बार मनाया गया, तो 1 मई को। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। हाल ही में एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर DRDO की पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ हुई है, फटाफट इसका। नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु, कोलकाता। फटाफट मुझे इसका आंसर बताएं भी। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बेंगलुरु की, तो यहाँ कर्नाटक की राजधानी है ना बेंगलुरु, इसमें DRDO
क्या रखना है नाम है? DRDO, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान है, संगठन है। तो उसी में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो चुनौतियां होती हैं तो के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। किस नाम से? अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की बात आई तो बेंगलुरु में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? सतह से हवा मार करती है, हवा से सतह मार करती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताएं भी, इसका आंसर क्या? हवा से सतह, हवा से हवा। तो मिसाइल की बात करें, ये भारतीय नौसेना में रैपिड लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड, तो याद रखिएगा ये जो ध्यान रखिए एयर टू ग्राउंड है, एयर टू ग्राउंड मीन्स हवा से सतह तक मार करने वाली ये हो जाएगी। और कौन सी? रैपिड मिसाइल हो जाएगी। और इसका ये रैपिड मिसाइल है और 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी। कितनी है? 250 किलोमीटर की मारक क्षमता तक अपना निशाना साध सकती है ये। तो ये बेड़े में अभी रैपिड मिसाइल को शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पर एयरफोर्स द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हवा से सतह, एयर टू ग्राउंड, A2G। तो चलते हैं, ये रहा। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर मन्ना का संबंध किससे है? GTV, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप, इंडिया TV। तो आप मुझे फटाफट बताएं भी, इसका आंसर फटाफट दें। तो ये है कौन? तो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI पावर्स न्यूज एंकर सन्ना ने लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार पर कब्जा किया। और प्रतिष्ठित जो पुरस्कार हैं, और एक तो मैं बता दूं कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट में, और दूसरा है फेसिंग प्रोडक्ट में, और दूसरा है जो बेस्ट इन साउथ एशिया AI लेड जो न्यूज़रूम ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए दिया गया। तो आपको याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिए इंडिया टुडे ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इंडिया टुडे ग्रुप। आपको सिर्फ ओनली इतना ही याद रखना है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा किया गया। और किसको किया गया? एंकर सन्ना को किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज एंकर है सन्ना। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में संयुक्त राज्य जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न भी, इसका फटाफट मुझे आंसर दें भी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, न्यूयॉर्क में जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक में, कौन सी बैठक में? 57वीं बैठक में, याद रखिएगा 57वीं बैठक में ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच है। और कौन सी हो जाएगी? सुप्रिया दास गुप्ता। एक है सुप्रिया दास गुप्ता, यहाँ पर थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। एक पहली है, और ये सुप्रिया दास गुप्ता है, ये कहाँ की है? और ये है बेटा यहाँ पर त्रिपुरा की। कहाँ की? त्रिपुरा की सरपंच, त्रिपुरा की। यहाँ पर एक गांव है वहाँ की सरपंच, ग्राम पंचायत। और इसके अलावा एक है आंध्र प्रदेश की, एक है कुन्नुक हेमा कुमारी, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और ये भी यहाँ की सरपंच है एक गांव की। और एक है हमारी राजस्थान की। हमारी राजस्थान से संबंधित थोड़ा सा याद रखिएगा, किसे देश की प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच को चुना गया है? तो हमारी राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? नीरू यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही में जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सही में जवाब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका जो सही में जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी सही है, 3-1। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने देश का सबसे बड़ा कौन सा हवाई सैन्य अभ्यास आयोजित किया है?
भारत शक्ति, वायु शक्ति, गगन शक्ति, तरंग शक्ति? जवाब फटाफट मुझे दें भी, इसका जवाब फटाफट दें भी। जब 1 से 10 अप्रैल 2024 की बात आती है, पोखरण जैसलमेर में एक देश का सबसे बड़ा अभ्यास होता है और उसका नाम है क्या? उसका नाम है गगन शक्ति। क्या नाम है? गगन शक्ति नाम से चलता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कौन कौन सी भागीदारी से ये सैन्य अभ्यास हुआ? तो सबसे वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, जो कि अपने फायरिंग रेंज जैसलमेर में, पोखरण में सबसे ज़्यादा बड़ा किया गया। तो इसका जवाब ये भी पूछा जा सकता है, कब किया गया भी, ये भी पूछा जा सकता है। 1 से 10 अप्रैल तक किया गया है। और कौन सा अभ्यास है? गगन शक्ति। याद रखिएगा, गगन शक्ति का संबंध किससे है? पोखरण फील्ड से है। एक बार के लिए 10 अप्रैल 2024 को जो अभ्यास किया है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से देश की पहली सीमा चौकी स्थापित की गई है। तो याद रखिए, बीएसएफ में अब महिला आ गई हैं, महिला आ गई है। तो आप मुझे बताएं कौन सी चौकी के अंदर महिला का जो एक जत्था भेजा गया है, और मुझे बता दो ये बीएसएफ में पहली बार हुआ है। तो याद रखिएगा, पहली सीमा चौकी स्थापित की गई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? महिला तो शामिल होती, अब हो चुकी हैं। तो खजुवाला, बीकानेर, शाहगढ़, जैसलमेर, और किशोरपुरा, कोटा, और बावलियान, जैसलमेर। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो कोटा में, तो यहाँ पर अपने सीमा लगती नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ से राजस्थान से जैसलमेर का हो सकता है, बीकानेर का जो क्षेत्र भी हो सकता है, परंतु खजुवाला जो क्षेत्र है वो तो नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर। शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर क्या हुआ? यहाँ की जो इसे विशेष रूप से देश की पहली सीमा जो चौकी है शाहगढ़, इसे यहाँ पर जैसलमेर में स्थापित की गई है। और जवानों के लिए ये विशेष रूप से पहली चौकी है, ये पहली सीमा चौकी भी बीओपी भी कहा जाता है। और बुलगे क्षेत्र में स्थापित, शाहगढ़ बुलगे क्षेत्र। कौन सा पूरा नाम क्या है? बुलगे क्षेत्र, बुलगे जैसलमेर, शाहगढ़ बुलगे क्षेत्र में स्थापित की गई है। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? फायरिंग ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, इस रेंज के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पर। चलो कोटा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 थानों को रैंकिंग दी गई है। यहाँ के कोटा का एक मैं बात कर ही लूँ, यहाँ का जो एक कोटा स्थान है 10 थानों में रैंकिंग लगी है गृह मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा रैंकिंग लगी है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो दर्जा मिला है वो मिला किशोरपुरा कोटा को। किसको मिला? किशोरपुरा कोटा को मिला है। तो इसका तो आंसर शाहगढ़ था, जो हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए कौन सा AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ऐप जो लॉन्च किया है? फटाफट बताएंगे। जो लॉन्च किया गया है, टीचर तारा, कथा सखी। मैं 3 से 8 बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। ये बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, प्राथमिक जो प्राथमिक क्षेत्र होता है और जो क्लास होती है, तो उसके लिए AI एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें से बच्चों में खेल व शिक्षा का विकास करना। किसमें? ध्यान रखिएगा, खेल व शिक्षा का विकास करना इसमें से लिया गया है। तो ध्यान रखना, खेल व शिक्षा से संबंधित है। और उस ऐप का नाम है ऑप्शन नंबर बी, कथा सखी। कौन सा नाम है? कथा सखी। और इससे पहले की बात करूं, कथा से पहला बोर्ड कौन सा है? 3 AI रोबोट्स हैं। कौन से हैं? 3 AI रोबोट्स हैं। पहला हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। कौन सा है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कौन सा है। फर्स्ट 3 AI बोट। और पहला तो हो जाएगा कथा सखी। और सेकंड कौन सा है? सेकंड है टीचर तारा, जो टीचर को मैं बता देता हूँ, जो एजुकेटर होते हैं, गाइडेंस की तरह जो काम करेगा, वो कौन सा एप्लीकेशन है? टीचर तारा भी। और टीचिंग टिप्स व रिसोर्स उपलब्ध करवाएगा ये। और तीसरा होगा पेरेंट्स। यहाँ पेरेंट्स डाल दूँ मैं, यहाँ पर मैं एक यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ पेरेंट्स तारा। 3 है। पहला कौन सा? कथा सखी। दूसरा कौन सा? टीचर तारा। और तीसरा है पेरेंट्स तारा। तो इसी प्रकार से हमारा संबंध किससे है? कथा सखी तो पहला है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 से 8 के बच्चों के लिए तैयार किया गया AI। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार लाजवाब प्रश्न। नेशनल इंटरनेशनल
एक्रीडेशन के मान्यता पाने वाली राज्य की पहली एसआरआर लैब जांच लैब किस अस्पताल में स्थापित की गई है? इसका फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए भी। हाँ जी, कहाँ स्थापित की गई है? ये इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, सवाई माधो सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। तो इसका जो शानदार लाजवाब प्रश्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या रखा गया है? जांच लैब रखी गई है और एसआरएल एचआईवी की जांच लेके यहाँ पर ऐसी पहली लैब होगी जिसमें से क्या होगा, जिस मरीज का क्या हो गया है? ब्रेन डेड हो गया है। क्या हो गया है? ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड हो गया है और इसी प्रकार से ब्रेन डेड हो जाता है तो जो बॉडी का जो अलग हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर दान करने की जो प्रथा हमारे सदा से चलती आ रही है, अंगदान का जो प्रोसेस है वो रखा जाएगा इस जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के तहत एसआरआर लैब। उसको क्या बोला जाएगा? इससे पहले कैंसर की जांच करना, एचआईवी की जांच करना, कैंसर, एचआईवी, एड्स और या फिर बात सकता हूँ कोरोना की जांच करना, तो इसमें शामिल किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज तो इसी के तहत अस्पताल घोषित किया जाएगा। जो कौन सा कॉलेज हो जाएगा? कौन सा? मेडिकल कॉलेज अजमेर वाला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहाँ किया गया? अभी बहुत ही लाजवाब प्रश्न भी, शानदार। इसका फटाफट दें भी जवाब। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इसका जवाब फटाफट देंगे। जब बात आ जाती है 30 व 31 मार्च को 2024 की बात आती है, तो ये कब किया गया? 30 व 31 मार्च को तो 2024 को एक आयोजन किया गया और ये आयोजन कहाँ किया गया? अभी हमारे राजधानी शहर में किया गया। तो जयपुर हो जाएगा, परंतु इसका जवाब तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जवाहर कला केंद्र पर ये किया गया और इसमें 250 स्टूडेंट ने भाग लिया था। कितने भाग लिया था? जयपुर के 250 से स्टूडेंट प्लस ही थे। कितने थे? 250 से। और अपने पेरेंट्स के साथ इस महोत्सव में भाग लेते हैं और 27 एक्सपर्ट 50 सेशन में बच्चों को से रूबरू करवाया, जिसमें से फेस्टिवल में बच्चों के लिए कोई जैसे स्टोरी टेलिंग है, जैसे क्राफ्ट कॉर्नर होता है, अलग अलग जैसे स्टेज परफॉर्मेंस है, स्क्रीनिंग है, बुक स्टॉल और है जैसे और भी एक्टिविटी हैं वो खास रहती हैं। जैसे बच्चों के लिए कोई वेन्यू के अंदर 5 हिस्सों में कहानी कुंड, स्टूडियो, ऑडिटोरियम, क्राफ्ट कॉर्नर, जैसे बहुत सारे जो प्रकार है इसमें लिए गए और फेस्ट यहाँ पर आयोजित किया गया। अभी तो जवाहर कला केंद्र पर यह आयोजित होता है 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू। तो आप ये बुकरू का नाम याद रखना। आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अभी कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। अपना प्रश्न शानदार लाजवाब प्रश्न ये रहा। 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया? अभी दिया कुमारी, मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसका जवाब मुझे फटाफट दे दीजिए भी। इसका जवाब फटाफट दे दीजिए। हाँ जी, क्या रहेगा इसका आंसर? जब बात आ जाती है 75वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो 15 अगस्त 2024 को 15 अगस्त 2024 वाले दिन, और डिजिटल बाल मेला जो अभियान है रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया? बाल सेवा। तो याद रखना इसका जवाब क्या रहता है? दिया कुमारी रहेगा। तो दिया कुमारी हमारे जो उप प्रधानमंत्री हैं, कौन से हैं? उप मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी। और दिया कुमारी ने रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान का, जिसमें से जैसे पोस्टर विमोचन किया जाता है, पर्यटन स्थलों को जानकारी दे, इसमें राजस्थान के जो बच्चे होंगे तो राज्य के पर्यटन स्थलों को जानकारी देंगे और वीडियो बनाएंगे
और प्रदेश की कला संस्कृति और विरासत को दुनिया को अवगत कराएंगे। तो ध्यान रखिए, रूट्स ऑफ राजस्थान में क्या होता है, जो इसमें बच्चे यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति का वीडियो बना करके प्रदेश की कला संस्कृति को सबसे ज़्यादा विकसित करेंगे। इसमें 10 से जो 18 साल के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन जो किया गया है वो दिया कुमारी ने ये डिजिटल बाल मेला जो अभियान है 75वें राजस्थान दिवस के अवसर, राजस्थान दिवस 15 अगस्त 1947 की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है बेटा 75वां, अभी 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस मनाया गया है। राजस्थान दिवस मनाया गया, इस पे 75वां बना था। तो याद रखिएगा, इस पे एक डिजिटल बाल मेला लगाया गया, रूट्स ऑफ राजस्थान। तो लॉन्च करने वाला कौन है, तो अपने दिया कुमारी है। तो नेक्स्ट पर्सन पर ये रहा आपका, राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो एकमात्र ये पहली पंप योजना है। कौन सी है, पहली पंप योजना, याद रखना भी। तो राजस्थान की पहली जल विद्युत पंप परियोजना भी, पंप जल विद्युत परियोजना, और ये कहाँ की गई है, तो याद रखना भी ये तो 12 में की गई है। कहाँ की गई है, 12 में। और याद रखना, बहुत ही तकड़ा प्रश्न बनता है, कौन सी नदी का पानी उठा करके, तो कौन सी नदी का पानी उठा करके की गई है, तो ये जो क्षमता होने वाली है 1800 मेगावाट की जो क्षमता वाला पन बिजली योजना, पन बिजली भी योजना भी कह सकते हो आप, पन बिजली पंप योजना, पंप योजना। और इसमें जो क्षेत्र आएगा शाहपुर या फिर शाहबाद कह सकते हो आप, शाहबाद वाला क्षेत्र, शाहपुरा की पहाड़ियाँ आपने 12 में पढ़ी होंगी। तो बारिश के पानी को से ऊर्जा उत्पादन करना, इनका काम होगा बारिश के पानी से ऊर्जा प्राप्त करना। तो यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करने वाले की मंजूरी यहाँ पर ली गई है। तो इसी में 10,000 प्रोजेक्ट में करीब लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा, 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया बिल्कुल सही किया है। और आपका शानदार लाजवाब प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका ये रहा, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल ऑफ लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए बेहतरीन राज्यों में से राजस्थान को किस डेस्टिनेशन रैंक पर रखा गया है। तो शानदार, घूमने की नज़र से हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर आया है अभी ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल और एंड लीजर में। और आज का लाजवाब प्रश्न ये रहा आपके सामने, और इसका जवाब फटाफट मुझे कमेंट में बता दीजिए, फटाफट बताएं भी, घूमने की दृष्टि से हमारे राजस्थान कौन से नंबर पे है, राजस्थान को किस डेस्टिनेशन रैंक पर रखा गया है। तो इस डेस्टिनेशन का दूसरा, पहला, पांचवा, तीसरा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, पांचवें नंबर पर रखा गया है। किस नंबर पे, पांचवा। और 12 राज्यों की सूची जारी की गई है। इसमें घूमने के नज़रिए से 12 राज्य आएंगे, और 12 राज्यों में से हमारा जो राजस्थान है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे कौन सा रहता है, राजस्थान रहता है। और ये राजस्थान कौन सा है, ट्रेवल एंड लीजर जो उसमें ट्रेवल एंड लीजर का जो यहाँ पर जो ऑनलाइन पोर्टल भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज का ये लास्ट प्रश्न था। और अपने इसी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बने, हमारा हौसला सिरा चढ़े। और इसी के साथ ही आज हम विदा लेते हैं। आप जितना भी हो सके इस वीडियो को लगातार देखिए और बार बार इसका रिपीटेशन करते जाएं, ताकि बहुत सारे प्रश्न अपने डाउटफुल में रहते हैं वो निकल जाएं। शानदार जो अपने क्वेश्चन लिए मैंने सीटी का जो स्नातक स्तर था उसके बेस पर ही मैंने लगभग करवाया है। तो आप इसी के साथ अपने बने रहें, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा लें, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।